दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नारद 90.4 एफएम और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर। और दोस्तों लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। और दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हम अस्थमा से जुड़ी हुई बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर शोभित अग्निहोत्री। सर बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 एफएम में। थैंक यू, धन्यवाद। सर आज का हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय अपने शब्दों में हमारे श्रोताओं को दें। मैं डॉक्टर शोभित अग्निहोत्री हूँ, सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में। सर आज का जो हमारा विषय है वो है अस्थमा के बारे में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा क्या है। देखिए, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे बहुत सारे जो नागरिक हैं प्रभावित हैं और बच्चों बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसको हिंदी में दमा कहते हैं और एक हमारे यहाँ शब्द का कहावत कही जाती है, सब दमा तो दम के साथ जाता है। तो लोगों में धारणा है कि अस्थमा बहुत बड़ी बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अस्थमा जो है ये एक एलर्जी वाली बीमारी है। एलर्जी मतलब हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अनियंत्रित हो जाती है और उस वजह से हमारे शरीर में कुछ लक्षण पैदा होने लग जाते हैं, जैसे कि जो मुख्यतः सांस के रूप में प्रकट होते हैं। मरीज सांस लेने में दिक्कत उसको होती है और बच्चों में खांसी के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। तो बेसिकली ये एलर्जी और इम्यूनिटी से संबंधित समस्या है। सर जहाँ पे अस्थमा यानी दमा की बात हो रही है, ये हमारे शरीर के किन किन अंगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? जी, बेसिकली अस्थमा जो है ये हमारी श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। श्वसन तंत्र, सांस, नाक से लेकर फेफड़े तक का जो हिस्सा होता है वो श्वसन तंत्र में आता है। इसमें मुख्यतः जैसी कोई ऐसी चीज जैसे मौसम का परिवर्तन होना, धूल से, धुएं से, तेज महक से, या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको लोग स्टिमुलस बोलते हैं, इरिटेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, उस वजह से हमारे शरीर की जो सांस नलिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें सूजन उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो मुख्यतः अस्थमा का कहा जाए तो ये सांस से जुड़ा हुआ रोग है। सर अस्थमा की जहाँ पर बात हो रही है वहीं हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा के शुरुआती लक्षण क्या हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अस्थमा के शुरुआती लक्षण क्या है? एक्चुअली अस्थमा जो है ये एक आनुवंशिक बीमारी भी इसे हम कह सकते हैं। यह जैसे किसी परिवार में किसी माता पिता को अगर है तो उसके बच्चे में होने की भी संभावना इसकी अस्थमा की होती है। ये आनुवंशिक बीमारी है और इसको बीमारी को आगे बढ़ने में हमारा जो वातावरण है उसके कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इसमें बड़ी भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि प्रदूषण, ये भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो इसमें शुरुआती लक्षणों में क्या होता है, जैसे बच्चे में प्रेजेंट अगर अस्थमा कर रहा है तो बच्चे में खास तौर से उसके लक्षण होते हैं बार बार खांसी का आना। बच्चों में जनरली सांस से प्रेजेंट बच्चे बहुत कम करते हैं। अक्सर माता पिता शिकायत करते हैं साहब बच्चों को खांसी बहुत आ रही है, रात रात खांसी आती रहती है और सूखी खांसी आती है और लगातार आती चली जाती है, खांसते खांसते बच्चा बेदम हो जाता है। तो ये भी अस्थमा का लक्षण हो सकता है। दूसरा, मौसम बदलने पर कोई लक्षण आपके शरीर में आ रहा है, मौसम बदला या आप धूल में एकदम से गए या धुएं में गए या तेज महक एकदम से आपके सामने आई, ये बहुत ज्यादा इमोशनली हाइपर एक्टिव हुए, आप बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, ऐसी स्थिति में भी अगर आपके पास सांस या बढ़ रही है या खांसी एकदम से आ रही है तो ये अस्थमा हो सकता है। इसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दोस्तों बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आज के प्रोग्राम में दे रहे हैं। सर जहाँ पे आपने लक्षण तो बता ही दे, इसी के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर अस्थमा होने के क्या कारण होते हैं? हाँ, अस्थमा होने के कारण जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ तो आनुवंशिक है। अगर परिवार में हमारे जो जीन्स बोलते हैं हम लोग, उनके जो उसमें अगर अस्थमा की प्रॉब्लम चली आ रही परिवार में तो बच्चे में होने की संभावना भी रहती है। और इसकी कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट कैसे हो सकता है? देखिए, हमारा शरीर जो होता है वो बाहरी तत्वों के प्रति रिएक्शन करता है। एक तरह से जैसे किसी को वायरस, को एक बाहरी कीड़ा, बैक्टीरिया, वायरस की बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र डेवलप होता है जो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसे हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। अस्थमा में क्या होता है कि जो बाहर के हमारे इरिटेंट्स आते हैं, चाहे धूल, धुआं या तेज महक या बदलता मौसम, कुछ भी ऐसा है, तो उसके खिलाफ जो रिएक्शन होती है वो सामान्य से कहीं ज्यादा हो जाती है। उस रिएक्शन की वजह से हमारी जो सांस की नलियां हैं वो उसमें एकदम सिकुड़न पैदा हो जाती है। और जैसे कि कहीं आपने देखा होगा कई लोगों के कोई कीड़ा काटता है, मच्छर काटता है तो हमारी स्किन में काफी रेडनेस आ जाती है, इसे हम लोग सूजन बोलते हैं। तो ऐसी सूजन हमारे सांस की नलियों के जो अंदर का हिस्सा होता है, म्यूकोसा बोलते हैं हम लोग उसको, उसमें सूजन आ जाती है। तो अक्सर मरीज ये शिकायत करते हैं साहब खांसी आ रही है, कुछ निकल नहीं रहा है, लगता है कुछ फंसा हुआ है अंदर, कुछ फंस रहा है, गले में कुछ फंस रहा है, इरिटेशन हो रही है। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे हम इसका इलाज नहीं करते हैं और बार बार अटैक आ रहा है
तो धीमे धीमे ये जो बीमारी बढ़ती चली जाती है और आगे जाके ये COPD में भी बदल सकती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक सांस की बीमारी है। सर बड़ी ही अहम बात आपने बताई और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है कि सर जैसे हमारे कई बार श्रोता हैं जिनको अस्थमा हो जाता है और उन्हें पता नहीं चलता है, तो किस दशा में उन्हें डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए? हाँ, देखिए पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि अक्सर किसी इंसान को, किसी भी मनुष्य को, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर मौसम बदलने में उसको जुकाम भी अगर हो रहा है, अगर मौसम बदलने में हर बार उसको जुकाम हो रहा है, तो ये भी अस्थमा का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है और लोग इसको जनरली नजरअंदाज करते हैं जी। या मौसम बदलने पे खांसी होना जी। या अच्छा सांस फूलना। तो ऐसी स्थिति में अगर बार बार ऐसा हो रहा है, साल में कभी एक आध बार हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हर बार ऐसा हो रहा है, हमारे देश में आमतौर पर होली दिवाली के आसपास मौसम बदलते हैं जी। तो हम उन मरीजों से अक्सर ये पूछते हैं कि क्या साल में कितनी बार होता है, तो बताता है साहब होली दिवाली तो ये दिक्कत होती है जी। तो अगर जब भी मौसम बदलने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये अस्थमा हो सकता है और इसमें लापरवाही ना करें। तो क्योंकि अभी मैंने बताया था एक COPD नाम का जिक्र की मैंने किया था, ये भी जो COPD बीमारी है ये भी सांस की एक खतरनाक बीमारी है। एक्चुअली अस्थमा में क्या होता है कि आप दवा देते हैं तो तुरंत सांस की नलियां ठीक हो जाती हैं, सूजन कम हो जाती है और उसको बहुत आराम मिलता है। तो मरीज ये समझता है कि अरे मैं तो कोई खास बीमारी नहीं है और इसकी कोई रेगुलर ट्रीटमेंट की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन यही अटैक बार बार होते चले जाते हैं तो धीमे धीमे अस्थमा जो होता है वो COPD में बदलने लगता है और COPD बीमारी जो है वो पूरी तरीके से ठीक होने वाली नहीं होती है। तो जब भी आपको मौसम बदलने में दिक्कतें अगर बार बार हो रही हैं, खांसी बार बार आ रही है, सांस फूल रही है और सबसे बड़ी बात अस्थमा में रात के समय दिक्कत बढ़ती है। रात में अगर खांसी ज्यादा आ रही है, रात में आप सो नहीं पा रहे हैं, रात को 3 बजे नींद खुल गई अचानक से, आपकी लगा सीने में जकड़न मची हुई है, आपको दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं, तो ये अस्थमा हो सकता है। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, अपने चिकित्सक पर संपर्क करें। सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोता किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनको अस्थमा जैसी घातक बीमारी ना हो। जी, उसमें बहुत जरूरी तो ये है कि जैसे मैंने अभी लक्षण बताया, लक्षणों के आने पे आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। दूसरी बात, जिन फैक्टर्स से, जिन कारकों से उनको समस्या हो रही है, जैसे कि घर में बहुत से लोग कालीन बिछा लेते हैं और कालीन की सफाई तो होती नहीं है, या पालतू जानवर पाल लेते हैं, पालतू जानवर के रोए जो होते हैं बाल जो टूटते रहते हैं वो भी दिक्कतें पैदा करते हैं, या जब पौधे फूल खिल रहे होते हैं बगीचे में तो उनके जो परागकण होते हैं वो भी उड़ते रहते हैं, तो उन चीजों दूर में दूरी बना के रखनी पड़ेगी। मौसम अगर बदल रहा है तो जैसे ही मौसम बदलना शुरू हो, गर्मी सर्दी हो रही है, सर्दी से गर्मी हो रही है, उस समय उनको लापरवाही ना करें और तुरंत सर्दी या गर्म कपड़े पहने। दूसरी बात, बहुत ठंड अगर मौसम आ रहा है तो सुबह उठ करके एकदम बाहर निकल के टहलने से परहेज करें। आपको टहलना है तो शाम के टाइम टहल सकते हैं, बहुत ठंड में एकदम से बाहर ना निकले। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, एकदम से मौसम तापमान का बदलना ये घातक होता है। जैसे बहुत से लोग AC से एकदम बाहर आ जाते हैं, AC में बैठे हुए एकदम बाहर आ गए, ये बाहर से एकदम AC में आ गए, ये भी उनको नुकसान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, खान पान में ये जो बाहर की चीजें होती हैं, फास्ट फूड होते हैं, चाइनीज बहुत सारे, बर्गर पिज्जा बहुत लोग खा रहे हैं आजकल, चिप्स वगैरह कुरकुरे बहुत से लोग सुनते रहते हैं, ऐसी चीजें ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीजें हैं अस्थमा के रोगियों के लिए। तो जैसे ही मौसम बदलना शुरू करें, हल्का गुनगुना पानी शुरू करें, इन कारकों से दूर रहें और धुएं से, धूल से, तेज महक से थोड़ी दूरी बना के रखें। जब भी कोई धूल वाला काम करें मुंह पे मास्क लगा के काम करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर अस्थमा के रोगी को अपने खान पान में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए। जी, अस्थमा के रोगी के लिए खान पान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मौसम की चीजें हो वो खानी चाहिए। जैसे कि मौसम आया, आपके सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं हम लोग, संतरा मौसमी वगैरह, वो आप खा सकते हैं। और सबसे एक भ्रांति बहुत ज्यादा लोगों में होती है इसको लेकर के कि सब खट्टा नहीं खाना है, तो खट्टा से मैं क्लियर कर दूं आपको, आप नींबू खा सकते हैं, आप मौसमी खा सकते हैं। ये जो अनावश्यक रूप से जो खटाइयां होती है, मसाले वाली खटाइयां, इनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, थोड़ा दूर रखना पड़ता है। बाकी ना किसी किस्म के चावल से समस्या है, ना दूध से समस्या है। लोगों को भ्रांति होती है दूध ना पियो, चावल ना खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, किसी किसी व्यक्ति में किसी खाद्य विशेष से एलर्जी हो सकती है, जैसे किसी इंसान में केले से हो सकती है, किसी इंसान में किसी चीज से हो सकती है, तो उनको ये खुद निरीक्षण करना पड़ेगा कि मैं क्या खाता हूँ, उससे मेरी दिक्कत बढ़ जाती है। अगर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है तो उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सादा खाना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, दूध पिएं, फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, बदलते मौसम से बचें, धूल धुएं से बचें। और इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है सांस की एक्सरसाइज, प्राणायाम, अनुलोम विलोम वगैरह करें। जितना आप प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ही आप अस्थमा से दूर रहेंगे और अस्थमा को ठीक कर पाएंगे। सर अस्थमा की जहाँ पे बात हो रही है वहीं हम आपसे जानना चाहते हैं कि कई बार हम देखते हैं हमारे समाज में जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको एक इनहेलर दिया जाता है, तो सर वो इनहेलर किस तरीके से काम करता है और वो अस्थमा पेशेंट के लिए कितना जरूरी हो जाता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इनहेलर को लेकर के हमारे समाज में बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं।
और लोग इनहेलर से थोड़ा डरते हैं। जी। तो मैं आपको बहुत स्पष्टतः ये समझाना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता को समझाना चाह रहा हूँ कि इनहेलर एक तरह की दवा देने की पद्धति है। जैसे कि आप मुंह से गोली खाते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना, या कोई तो भी दवा देने की पद्धति है जो आपको इनहेलर के रूप में दी जा रही है। इनहेलर आप गोली खाते हैं तो गोली आपके पेट में जाती है, पचती है, फिर पूरे ब्लड में मिलती है, उसका एक हिस्सा आपके फेफड़े में आता है। इनहेलर क्या करता है, इनहेलर सीधा आपके फेफड़े में जाता है, जहाँ काम करना है काम करके बाहर निकल जाता है। तो इनहेलर ना तो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल, ना कि नगण्य मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, और कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं होते। बल्कि सही भाषा में कहा जाए, जो हम लोग आइडियली जो गाइडलाइंस होती हैं, जो निर्देश हम लोग होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो लोग मानते हैं, इनहेलर्स तो पहला ट्रीटमेंट होता है अस्थमा का। इनहेलर से अगर काम नहीं होता है तब उसको हम गोलियों पे और इंजेक्शन पे और चीजों पे लेते हैं। तो इनहेलर्स को, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं साहब इनहेलर ले लेंगे फिर इसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये आदत वाली बात, ये देखिए बीमारी है, दवा देनी है तो दवा देनी है, आदत तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, इनहेलर्स आपके उस जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ जरूरत है, कोई ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं है, कोई ब्लड में जाते नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है इनहेलर्स से। जी सर, कई बार लोगों का ये भी मानना रहता है कि इनहेलर के आदी हो जाएंगे या हम इसके एडिक्ट हो जाएंगे। जी, वही मैंने अभी बात बताई। ये आदि, देखिए अगर दवाई की जरूरत है जी तब तो आपको लेनी है। जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, दवा तो खाते ही, आदत तो नहीं पड़ जाती उसकी, बात खानी है तो खानी है। इनहेलर्स में ये फायदा है, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप गोलियां खाते हैं कोई भी सांस की तो मिलीग्राम्स में होती है, और जो इनहेलर्स होते हैं उनकी डोज माइक्रोग्राम्स में होती है। मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा माइक्रोग्राम कहलाता है। तो अगर आपने सांस की एक गोली खाई है दिन में, तो इनहेलर पूरा भी आप खत्म कर देंगे तब भी वो साइड इफेक्ट नहीं आएंगे जो गोली के आ सकते हैं। तो इनहेलर बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छे हैं, और ये पहली लाइन ट्रीटमेंट की है। हमारे देश में बहुत चीज समझाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं फिर समझा रहा हूँ। इनहेलर्स पहला ट्रीटमेंट है, इसे डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सुरक्षित है। और जितने ये कह सकते हैं गोलियों से, इंजेक्शन से पहले का ट्रीटमेंट, उनसे सुरक्षित ट्रीटमेंट इनहेलर है। सर, चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को जो भी अस्थमा से अपने आप को बचा के रखे, उन्हें किन किन सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, अस्थमा के रोगियों के लिए पहली सलाह तो मेरी ये है कि आप प्रकृति के पास रहें, प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं। पानी पिए तो बहुत ठंडा पानी ना पिए, बहुत गर्म पानी ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए। खाना खाने में जो प्राकृतिक चीजें हैं वो ज्यादा खाएं, फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दाल चावल खाएं, दूध पिए, और फास्ट फूड वगैरह बहुत ऑयली चीजें ना खाएं, बहुत तली भुनी चीजें ना खाएं, धूल और धुएं का अत्यधिक एक्सपोजर ना करें, धूम्रपान ना करें, शराब का सेवन ना करें, और जितनी अधिक प्रकृति और सांस की एक्सरसाइजेस करें। टहलें थोड़ा उठ करके, लेकिन बहुत ठंड के एक्सपोजर में ना टहलें, शाम को टहल सकते हैं, और इससे डरे नहीं। अस्थमा बढ़िया क्यूरेबल डिजीज है, कोई सी खास बात नहीं है इसमें। हमें सही ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर से संपर्क में रहें, और बिल्कुल ना घबराएं। अस्थमा हमारे देश के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को है, और सामान्य जिंदगी जीते रहते हैं, ये कोई सी परेशानी वाली बात नहीं है। दवाई लेते रहें, डॉक्टर के संपर्क में रहें, और खुश रहें। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ थे डॉक्टर शोभित अग्नोत्री सर, जिन्होंने बड़ी अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सर, चलते चलते श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अस्थमा से डरे नहीं, अस्थमा से मुकाबला करें, बिल्कुल ना डरें। और ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन जानकारी ही बचाव है। ठंड बदलते मौसम से बचें, सामान्य खान पान लें, और एक्सरसाइज करें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ थे डॉक्टर शोभित अग्नोत्री, उमाशंकर दीक्षित संयुक्त चिकित्सालय से, जिन्होंने अस्थमा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की कि हमारे श्रोताओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अस्थमा के शुरुआती लक्षण क्या हैं, अस्थमा क्या है और ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, और हमारे श्रोताओं को अस्थमा से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो नारद 90.4 FM, मंगलायतन यूनिवर्सिटी कैंपस, 33rd माइलस्टोन, अलीगढ़ मथुरा हाईवे, बेसवा।